बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने ICSB की तारीख पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारी आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसका ताल्लुक़ लाइफ लाइन के साथ है। तो मैं आपको हैरान करना चाहता हूँ कि ICSB में भी आपको लाइफ लाइन मिल सकती है। जिस तरह आप प्रोग्राम्स देखते हैं, मुख्तलिफ़ जो जीतने वाले प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की लाइफ लाइन्स मिलती हैं अगर आप किसी चीज़ का जवाब गलत देते हैं। तो ऐसे ही एक सिस्टम है ICSB में जिसको आप कह सकते हैं कि ये आपको लाइफ लाइन है, लेकिन प्रोग्राम में आपको 3-4 किस्म के लाइफ लाइन मिलते हैं। ICSB में आपको एक ही लाइफ लाइन मिल सकती है, लेकिन इस लाइफ लाइन को आपने जीतना होता है। तो इसको जीतते कैसे हैं ये आगे मैं आपको बताऊंगा। और इस लाइफ लाइन का ताल्लुक़ हमारे पिछली एक वीडियो के साथ है, और वो पिछली वीडियो थी कि जो मैंने आपको बताई थी कि हाउ ICSB फाइनल रिकमेंडेशंस आर मेड। इसमें आप लोगों को एक चीज़ बताई थी जिसको टेंजिबल स्कोरिंग कहते हैं। तो ये टेंजिबल स्कोरिंग आपके लिए लाइफ लाइन साबित हो सकती हैं अगर आपने उसकी पहले से तैयारी की हो। लाइफ लाइन का मतलब है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा चांस मिल जाएगा कि आप अपने एबिलिटीज़ को प्रूव कर सकें। तो जो उस वीडियो में आपको मैंने बताया था वो था बोर्ड कॉन्फ्रेंस का सिनेरियो 3। तो उसमें कंडीशन ये है कि अगर आपको एक सेलेक्टर ने रिकमेंड किया है, यानी आपके पास एक रिकमेंडेशन है, तो उस सूरत में टेंजिबल स्कोरिंग देखी जाएगी। और अगर आपके टेंजिबल स्कोर्स पूरे हैं तो आपको लाइफ लाइन मिल सकती है, नहीं पूरे तो आप सीधे सीधे नॉट रिकमेंड हो जाएंगे। तो ये लाइफ लाइन आपको कैसे मिल सकती है? ये लाइफ लाइन फिर आपको लेके जाएगी रेफर के पास, कमांडेंट के पास आपका रिव्यू होगा, री इंटरव्यू होगा। तो अगर आपने अपने आप को साबित कर दिया, इसका फ़ायदा उठा लिया इस लाइफ लाइन का, तो आप रिकमेंड हो सकते हैं, नहीं तो फिर आप नॉट रिकमेंड हो जाएंगे। तो एक तो जो पूरे बोर्ड कॉन्फ्रेंस का अहवाल है वो कैसे होता है और रिकमेंडेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं ताकि आपको पूरा सिनेरियो और पूरा जो बोर्ड कॉन्फ्रेंस का अहवाल होता है उसमें क्या कुछ होता है वो आपको समझ में आ सके। तो अब ये जो सिनेरियो 3 है जिसमें आपको लाइफ लाइन मिल सकती है टेंजिबल स्कोरिंग का, ये टेंजिबल स्कोरिंग बेसिकली है क्या? तो ये है इस वीडियो का टॉपिक, और आपने इस लाइफ लाइन को कैसे हासिल करना है तो मैं आगे आपको तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये हर सेलेक्टर के पास आपके कुछ नंबर्स होते हैं जिसको आपने लेना होता है, तो वो फिर टेंजिबल स्कोरिंग आपकी ऐड होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट की। तो साइकोलॉजिस्ट जिस चीज़ की बुनियाद पे आपको टेंजिबल स्कोरिंग देता है वो एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस के जो आप कोशेंट है उसके टोटल 10 नंबर उसके पास होते हैं। इस तरह सोशल कोशेंट है, उसके 5 नंबर्स होते हैं। इमोशनल कोशेंट और सोशल कोशेंट जो है ये कहाँ से निकालता है? वो आपके OPI जो टेस्ट है जो कंप्यूटर के ऊपर होता है, OPI 1, OPI 2। तो OPI टेस्ट अगर आपके अच्छे हुए हैं उसकी अपनी तरीके से ग्रेडिंग होती है, कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर उसका जवाब निकालता है कि आपने कितने सही किए। तो अगर आपके बिल्कुल वो सही हैं तो मैक्सिमम नंबर आपके 10 इमोशनल क्वेश्चन में निकलते हैं, और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं, स्कोर्स हैं, वो आपके 5 निकलते हैं। तो तीसरा जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जो आपने बेसिकली रिक्रूटमेंट सेंटर में दिया होता है, अगर आपने उस अच्छा 100% किया है, 90% प्लस किया है, तो वो जो है आपको उसके 10 नंबर साइकोलॉजिस्ट देगा। और अगला टेस्ट जो है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं ली और सारे सवालात के जवाब दिए हैं तो वो आपको 10 मार्क्स देगा। तो इनमें से ये वो टेंजिबल का क्राइटेरिया है साइकोलॉजिस्ट के पास कि अगर आपने ये टेस्ट इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन यानी कि OPI 1, OPI 2 आपने सही किया है, इंटेलिजेंस टेस्ट जो आपने रिक्रूटमेंट सेंटर में दिया है, और मैकेनिकल टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपने ICSB में दिया है, तो वो अगर आपके सही हैं, उसमें आपने अच्छे नंबर लिए हैं, तो आपको साइकोलॉजिस्ट ये नंबर दे सकता है, और ये टोटल नंबर बनेंगे 35। GTO जो है, GTO के पास भी आपके होते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। जब आप लिखते हो इंडिविजुअल प्लान और उसको प्रेजेंट करते हो
तो उसके 10 नंबर होते हैं। तो जीटीओ आपका जो इंडिविजुअल प्लान आपने बनाया होता है तो उसके नंबर्स मार्क्स आपको देता है। दूसरा जो जीटीओ के पास टेंजिबल नंबर्स आपके होते हैं वो आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के होते हैं। तो अगर आपने 44 के 44 स्कोर हासिल किए यानी कि 9 के 9 ऑब्स्टिकल मुकम्मल कर लें तो आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। इस तरह अगर आपने कम किए तो ये रिड्यूस होते जाएंगे। नेक्स्ट जो जीटीओ के पास है वो आपकी जो ग्रुप पोजीशन बनती है, जो म्यूचुअल असेसमेंट होती है। म्यूचुअल असेसमेंट में अगर आपको ग्रुप ने टॉप पे रखा हुआ है तो आपको मैक्सिमम 50 नंबर मिल सकते हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वो रिड्यूस होते जाएंगे, 1 तक आ जाते हैं अगर आपका आखिरी नंबर है। तो ग्रुप पोजीशन आप कैसे अच्छा हासिल कर सकते हैं। ज़ाहिर आपकी परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ग्रुप आपको बेटर ग्रेड करेगा, पोजीशन टॉप पोजीशन पे लिखेगा रखेगा। जब आपकी पोजीशन टॉप होगी ग्रुप म्यूचुअल असेसमेंट में तो फिर आपके पास जीटीओ के जो टेंजिबल स्कोर्स होंगे वो ज़्यादा आएंगे। तो जीटीओ के जो टोटल टेंजिबल नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, वो 45 बनते हैं। डिप्टी के पास आपका जो एसे होता है जो आपने पहले दिन या दूसरे दिन आप लिखते हैं 400 वर्ड्स का, तो वो ऐसे अगर आपने दुरुस्त तरीके से लिखा है, सही लिखा है, पूरा कवर किया है, हर लिहाज से सही लिखा है, जो जिस तरह ऐसे लिखते हैं तो आपको मैक्सिमम 20 नंबर मिल सकते हैं। तो डिप्टी के पास टेंजिबल स्कोरिंग के आपके टोटल 20 नंबर है। तो ये साइग, जीटीओ और डिप्टी प्रेसिडेंट के टोटल ये जो टेंजिबल स्कोर्स बनते हैं ये मिला के 100 नंबर्स स्कोर्स बनते हैं। इस 100 स्कोर में से कम आपने 50 मार्क्स लेने हैं। अगर आपसे आपके नंबर्स ये बनते हैं तीनों के पास कुल मिलाकर 50 या 50 से ज़्यादा बनते हैं तो फिर आपको ये लाइफ लाइन मिल जाएगी। और जब आपको ये लाइफ लाइन मिल जाएगी तो इसका मतलब है कि आप कमांडेंट के पास रेफ़र हो जाएंगे और रेफ़र होने के ऊपर आपके पास चांस है कि आप अपने एबिलिटीज़ को, अपनी सलाहियतों को मनवा सकें, कमांडेंट को अपने आंसर से और अपने जवाबात से मुतमईन कर सकें, इम्प्रेस कर सकें। तो वो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करा सकता है और ये कैंडिडेट करते हैं। ऐसा मतलब ये अभी रिसेंटली ये टेंजिबल स्कोरिंग शुरू हुई है। फ़िलहाल तजर्बाती उस पे है, स्टेज के ऊपर है। तो इसका जो ना आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये वो लाइफ लाइन है जो आपको मिल सकती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि कम से कम किसी एक सेलेक्टर ने, या तो साइकोलॉजिस्ट ने या जीटीओ ने या डिप्टी प्रेसिडेंट ने आपको रिकमेंड किया हो। तो जब सिंगल आप एक के पास रिकमेंड है तो फिर बात आ जाती है टेंजिबल स्कोरिंग के ऊपर। अगर आपके टेंजिबल स्कोर्स 50+ हैं तो फिर आप रेफ़र हो जाते हैं और कमांडेंट के पास चला जाए। इसका रेफ़र होने का मतलब ये है टेंजिबल के इस बंदे में कुछ ना कुछ एबिलिटी तो है कि उसने ये जो तकरीबन टेस्ट बनते हैं 4, 3 और 1, 8 टेस्ट बनते हैं। तो इस 8 टेस्टों में उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो दिस कैंडिडेट डिज़र्व अनदर चांस कि उसको देख लिया जाए। तो जब कमांडेंट के पास जाता है और आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप जो है ना रिकमेंड हो जाए। लेकिन ये याद रहे कि जो सिंगल रिकमेंडेड केस होता है वो थोड़ा सा वीक होता है मेरिट में, लेकिन बहरहाल ये फिर भी आपके पास एक चांस है। तो अगर आप अदरवाइज़ परफॉर्म नहीं कर सकें तो कम से कम इन चीज़ों के ऊपर, जिस तरह ये चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे, इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। एक तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है जो आप रिक्रूटमेंट सेंटर में देते हैं, बेहतर से बेहतर दें। उसके बाद पर मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है जो आपका आईसीएसबी में होता है, और ओपीआई टेस्ट जो है आपका एसएसबी साइक डे के ऊपर होते हैं। तो इनमें आप बेहतर परफॉर्म करें, कोशिश करें। इसी तरह ग्रुप प्लानिंग का साइज़ जो जीटीओ के पास होती है, इस तरह उसके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं या म्यूचुअल असेसमेंट है, तो इनमें आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो इनमें ज़्यादा नंबर आपके होंगे तो आपके ज़्यादा चांस होंगे, और डेफिनेटली जब आप परफॉर्म करेंगे इनमें से तो आपको वो वाला सेलेक्टर आप पे चांस लेगा। मतलब अगर आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज अच्छी हुई, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आपके अच्छे हुए, म्यूचुअल असेसमेंट भी अच्छी हुई, तो डेफिनेटली हायर चांस है कि जीटीओ ने आपको रिकमेंड हो। ये ज़रूरी नहीं है वैसे कि जीटीओ इनकी बुनियाद पे आपको रिकमेंड करेगा, बट आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर।
तो इसको इस तरह भी नहीं लेना है कि आपने बस सिर्फ इसी के ऊपर ही फोकस करना है, बाकी छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है। आपने सब टेस्टों में परफॉर्म करना है। इस डिप्टी के बाद जब आपकी ऐसे अच्छी होगी तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, तो डेफिनेटली उसके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी कि इस कैंडिडेट में कुछ ना कुछ एबिलिटी है। तो आपने अगर लाइफ लाइन लेनी है, पहले तो कोशिश करें कि 100% जितने भी टेस्ट हैं सबके ऊपर करें, मेहनत करें और उसमें परफॉर्म करें। नहीं तो कम से कम इन चीज़ों पे जब आप फोकस करेंगे तो यू माइट बी एबल टू गेट दी सेकंड चांस इन दी ISSB। वो आपके पास ये वाली लाइफ लाइन अवेलेबल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ ताकि जो कैंडिडेट तैयारी कर सकें उनके पास ये वाला भी ऑप्शन हो कि वो इस ऑप्शन को अवेल कर सकें। जब भी आपको सेकंड चांस ज़िंदगी में मिलता है तो आपने पूरा ज़ोर लगाना है कि आप जो ना इस चांस का फ़ायदा उठाएं। तो उम्मीद है कि अभी आप को अंदाज़ा हो गया, पता चल गया होगा कि आपके पास एक और चांस भी है, और आपने इन टेस्टों में जो अभी मैंने आपको बताई है उसके ऊपर आपने फोकस ज़्यादा करना है कंपैरेटिवली। बाकियों के ऊपर भी करना है, ऐसा नहीं है कि बाकियों को छोड़ देना है, लेकिन कम से कम आपके पास एक लाइफ लाइन रहे एंड पे ताकि आप उसको अवेल कर सकें। तो आप इन पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह तो आपके पास ये वाला चांस भी आ सकता है। तो इससे आपका मतलब एक चांस आपको मज़ीद मिल जाएगा ISSB के टेस्टों के दौरान ही। तो उम्मीद है कि अभी आपको जो ना ISSB की तैयारी के सिलसिले में एक नया एंगल मिल गया होगा और आप इसको भी अपनी तैयारी में शामिल कर लेंगे। तो इस वीडियो के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ISSB से मुतालिक जो भी नई वीडियो हो वो बर वक्त पहुँच सके और आप अपनी ISSB की तैयारी मुफ्त और दुरुस्त तरीके से कर सकें। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।